हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि हम एनसीईआरटी समरी सीरीज़ क्लास 6 टू 12 चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले सॉरी कि वीडियो बहुत लेट अपलोड हुई क्योंकि कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। तो आज आपके लिए मैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 क्लास 6 ज्योग्राफी का डोमेन्स ऑफ द अर्थ डिस्कस किया था, जिसमें हमने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। दिस इज अबाउट मी रमन शर्मा। आई एम हैविंग 4 years of experience in teaching. आई एम MA MPhil in economics and B.Ed and C.Ted qualified. तो इस इन वीडियो सीरीज़ का लाने का मेन इंपॉर्टेंट एम ये रहता है कि आपको पूरी की पूरी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़नी ना पड़े। मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है और हर एक चैप्टर में से क्लास 6 टू 12 चैप्टर में से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ वहाँ से उठाया है, ताकि आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़े और आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ योर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक होमवर्क दिया था डोमेन्स ऑफ द अर्थ से कि आप मुझे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ के इम्पॉर्टेंट फीचर्स मुझे बताएंगे। तो आज मैं पहले उन फीचर्स को एक बार आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ को शुरू कर देंगे। देखिए, आपको मैंने अपने पिछले चैप्टर में, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें आपको मैंने डिफरेंट लेयर्स को याद करने का सीक्वेंस में तरीका बताया था, जो कि था टस्मी, TSMIE। टस्मी से आप डिफरेंट लेयर्स को ईज़िली याद कर सकते हैं। तो उन लेयर्स में मैंने आपको बताया था कि T फॉर ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर होती है S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर M फॉर मीजोस्फेयर, उसके ऊपर I फॉर आयनोस्फेयर और E फॉर एक्सोस्फेयर। इस सीक्वेंस में आप लोग लेयर्स ऑफ द अर्थ को ईजिली याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो ये दिया था कि इन डिफरेंट लेयर्स की बहुत जो खास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, वो आपको बताने थे। तो मैं आपको वो रिपीट करवा देता हूँ ब्रीफली, फिर हम उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का शुरू करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि वो कौन सी लेयर है अर्थ की जिसमें जो हमारे मीटेराइड्स होते हैं, जो हमारे मीटियोर्स होते हैं, जो हमारे बाहर से अर्थ के स्पेस से बाहर से हमारे अर्थ में एंटर करते हैं और जल जाते हैं। यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वो कौन सी लेयर है जहाँ तक आते आते हमारे मीटेराइड्स जल जाते हैं। तो वो हमारी जो लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर। टस्मी का M, उसको बोलते हैं हम मीजोस्फेयर। यहाँ तक आते आते हमारे जो मीटेराइड्स हैं वो यहाँ तक जल जाते हैं और हम तक नहीं पहुँच पाते। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कि रेडियो सिग्नल्स कौन सी लेयर में पाए जाते हैं। तो रेडियो सिग्नल जो है I फॉर आयनोस्फेयर में पाए जाते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने इन सभी लेयर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, तो आप वहाँ जाकर उस पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो रेडियो सिग्नल्स हमारे आयोनोस्फेयर में पाए जाते हैं, I फॉर आयोनोस्फेयर, और इसी लेयर को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपका ये जो आयोनोस्फेयर है उसका दूसरा नाम क्या है, या थर्मोस्फेयर को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो उसको हम थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बीट होता है कि ऑक्सीजन हमारे इन लेयर्स में से कौन सी सॉरी कि ऑक्सीजन इन लेयर्स में से हमारी कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे की लेयर होती है, उसमें पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है जो ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है, वो हमारी S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और इसी लेयर में हमारे हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन उड़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और एरोप्लेन भी इसी लेयर में उड़ते हैं। और रेडियो सिग्नल्स मैंने आपको बता दिया वो हमारे आयनोस्फेयर में होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखिए, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल क्या होती है? एक ऐसा लैंड सरफेस होता है जो अपने आसपास के एरिया से काफ़ी ऊंचा होता है, उसको हम हिल कहते हैं। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। किसी भी
ऊंची चोटी को, जिसका ऊंचाई एलिवेशन यानी कि ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा होती है, उसको हम माउंटेन का नाम दे देते हैं। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड इरोजन। देखिए, जब भी जो अर्थ का जो सरफेस होता है, जो भूपटल होता है, जब भी उस वो टूटता है या बिखरता है, यानी कि जब वो उसमें कुछ टूट फूट होती है, तो वेयरिंग होती है, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। आपने बहुत बार अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में इरोजन का नाम सुना होगा। तो इरोजन का मतलब क्या होता है? द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस का जब विघटन होता है तो उसको हम इरोजन का नाम देते हैं। सरफेस इज बीइंग लोड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। देखिए, कोई भी ऊंचा भूभाग है, ऊंचा कोई एरिया है, जब वो इरोजन के ज़रिए नीचा हो जाता है, यानी कि मान लीजिए एक पहाड़ है, जब इसकी मिट्टी टूट कर इससे अलग हो जाएगी और ये पहाड़ इतना ऊंचा नहीं रहेगा, उससे कम ऊंचा हो जाएगा, तो उसको हम क्या होता है, उससे क्या होता है, जो उसकी ऊंचाई है, उस सरफेस की जो ऊंचाई है वो लोअर हो जाती है, यानी कि अपने हाइट से कम हो जाती है, और रिबिल्ट भी होती है, वो दोबारा भी बनती है, जिसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। देखिए, इरोजन क्या करता है, जो सरफेस की ऊंचाई है उसको कम कर देता है, और डेपोजिशन उस ऊंचाई को दोबारा उसी आकार में जो पहले थी वो उसी आकार में वापस लेकर आ जाता है। तो ये आपको 2 पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखिए, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ये इरोजन या डेपोजिशन किसकी वजह से होता है? रनिंग वाटर, बहते हुए पानी की वजह से, आइस से, बर्फ़ से या हवा से। ये घटनाएं पृथ्वी पर हमारे होती रहती हैं। तो हम जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो धरती के लैंड फॉर्म्स हैं, उसको बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड करने का बेस क्या है कि हम लैंड फॉर्म्स को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। एक एलिवेशन, एक लैंड फॉर्म्स को हम डिवाइड करते हैं एलिवेशन के बेसिस पे, स्लोप ऑफ माउंटेन्स के ढाल के बेसिस पे, प्लेट्यूज यानी पठार के बेसिस पे, और प्लेन्स के बेसिस पे। आगे देखिए, हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है? कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर एक नेचुरल एलिवेशन है। एलिवेशन यानी कि ऊंचाई। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। इनका छोटा समिट हो सकता है, और इनका जो छोटा समिट यानी कि जो ऊपर, इसको हम समिट बोलते हैं, जो ऊपरी भाग होता है माउंटेन का, और इसका जो बेस होता है, जो धरातल होता है, वो काफ़ी ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरियाज, और ये अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। इन द माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ एक माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर परमानेंट तरीके से नदियाँ जो होती हैं बर्फ़ के पानी से जमी होती हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। देखिए, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, हमेशा जमी रहने वाली जो नदियाँ होती हैं बर्फ़ की, उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज देयर अंडर द सी। देखिए, माउंटेन्स सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं होते, माउंटेन्स धरती के नीचे भी होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अगर हम इन सभी माउंटेन्स को एक लाइन में लगा दें, उनको हम रेंज बोलते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ऑफ 100 किलोमीटर्स। और ऐसी बहुत सारी रेंजेस माउंटेन्स की होती हैं जो काफ़ी हज़ारों 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती हैं। कुछ एक माउंटेन रेंज की एग्जांपल्स हैं, द आल्प्स, द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि जो हिमालयन रेंजेस हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, तो वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आल्प्स रेंजेस कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। और एंडीज़ माउंटेन रेंजेस कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, तो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। देखिए, मेरा यही फोकस है कि आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर को पेज बाय पेज पलट के ना देखना पड़े। मैंने आपके लिए बहुत काम ईजी कर दिया है, और आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को कैरी करके आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की या एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इन्हीं वीडियो लेक्चर्स को देखें, यहाँ से नोट्स कैरी ऑन करें, यहाँ की वीडियोस को कैरी ऑन करें, और आपके लिए एग्ज़ाम में एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैंने आपको बताया कि जो एशिया है वहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, हिमालयस, आल्प्स रेंजेस यूरोप में, और एंडीज़ माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, माउंटेन्स वेरी इन हाइट्स एंड शेप्स। Mauna Kea, हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज़ अंडर सी माउंटेन। एक माउंटेन एक है, उसका नाम है मौना किया, जो कि हवाई, ये कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन में। इट इज़ हायर देन द
एवरेस्ट माउंटेन 10,205 मीटर हाई। देखिए, आपका जो माउंटेन हिमालयन है, हिमालय माउंटेन रेंज है, आपको पता है उसकी ऊंचाई 8,000 से ज़्यादा ऊपर है। बट एक मोना किया है जो समुद्र के नीचे, सी के नीचे पाया जाता है और पैसिफिक ओशन में है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर ज़्यादा बताई जाती है, मगर ये सी के नीचे पाया जाता है। इसकी जो माउंटेन हाइट है वो है 10,205 मीटर हाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको टिक कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, देखिए माउंटेन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, एक को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और एक को हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। देखिए माउंटेन्स 3 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, एक को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और एक को हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। देखिए जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, ये बहुत पुराने माउंटेन्स होते हैं, पुराने नहीं होते, सॉरी, फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो बनते कैसे हैं, मेनली बाय 2 और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए आप जानते हैं हमारी धरती के नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, हमारा पूरा वर्ल्ड प्लेट्स में डिवाइडेड है, और जो प्लेट्स होती हैं वो उन दोनों के टकराने से जब जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो इकट्ठी हो जाती है, तब ये माउंटेन्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। देखिए आप एक सा एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आप एक रुमाल लें, एक हैंकी लें, और हैंकी को यहाँ इस तरफ से भी और इस तरफ से भी अगर आप इकट्ठा करें तो जो बीच का भाग होगा वो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ इकट्ठा होता चला जाएगा और वो एक पहाड़ की शेप लेके चला जाता है। इसी तरह से जो ये रुमाल है, ये हमारा एक तरह से हमारी प्लेट्स हैं जो आपस में जब इकट्ठी होती हैं, आपस में जब टकराती हैं, तो उनके टकराने से, उनके इकट्ठे होने से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। दूसरे होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट ब्लॉक्स आर वेरी लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक, समटाइम्स 100 किलोमीटर इन एक्सटेंट्स, क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक एंड लोकलाइज स्ट्रेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए प्लेटों के टकराने से जो हमारी धरती के ऊपर जो फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, उन फॉल्ट के टकराने से हमारी अर्थ क्रस्ट पे जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ बेड रॉक आर ब्रोकन अपॉन द ब्लॉक बाय फॉल्ट ब्लॉक्स। देखिए जो हमारी जो धरती का बेड रॉक है, वहाँ पर जब बहुत सारे पीसेस, बहुत सारे ब्लॉक्स टूट जाते हैं किसी भी वजह से या प्लेट के टकराने की वजह से, तो वो जो ब्लॉक्स टूट के बनते हैं, जो फॉल्ट्स बनती हैं, उन फॉल्ट के बनने से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। और लास्ट में आते हैं आपके वॉल्केनिक, यानी कि आपको पता ही है जो वॉल्केनो के एरप्शन से, वॉल्केनो के फूटने से बनते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स के इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं, तो हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोलोनियन पीक्स। और जो मतलब उसका जो रिलीफ है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत रग्ड है, उबड़ खाबड़ है, और हाई कोनिकल पीक्स, बहुत कोनिकल, तीखे कोन की जैसे उनकी शेप रहते हैं। अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया में जो अरावली रेंज है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज मानी जाती है। रेंज हैज़ कंसिडरेबली वोन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। बट ये जो रेंज है ये वोन हो चुकी है, यानी कि देखिए मान लीजिए किसी टाइम पे अरावली की ऊंचाई काफ़ी रही होगी, बट जब इसमें इरोजन हुआ, जब इसमें अपघटन हुआ, तो इसकी वजह से इनकी जो हाइट है, जो इनकी ऊंचाई है, वो काफ़ी कम पड़ गई। द अपालचियंस इन नॉर्थ अमेरिका। देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अपालचियंस कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। और यूराल माउंटेन जो है वो रशिया में पाए जाते हैं। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैंने वही पॉइंट्स उठाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी एनसीईआरटी, पूरे पेजेस पढ़ने आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए पूरी एनसीईआरटी में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारी यहाँ पर उठा लिए हैं ताकि आपको ईजी रहे। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज ऑफ ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। देखिए जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब बहुत बड़ा एरिया टूट जाता है और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। जो ब्लॉक्स उठे हुए रहते हैं उनको हम हॉर्स्ट बोलते हैं, हॉर्स्ट बोला जाता है। और जो लोड ब्लॉक होते हैं, जो नीचले ब्लॉक होते हैं, उनको हम ग्रैबन बोलते हैं। देखिए एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का बहुत ही रेयर क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो अपलिफ्टेड जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हॉर्स्ट बोला जाता है, और जो लोड ब्लॉक्स, जो निचले ब्लॉक होते हैं, उनको ग्रैबन बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन्स में। राइने वैली एंड द वॉस्गस माउंटेन इन यूरोप। देखिए अब राइने वैली और जो वॉस्गस माउंटेन है वो कहाँ पर, यूरोप में पाए जाते हैं, इसी माउंटेन सिस्टम का एक हिस्सा है।
वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब तो थर्ड नंबर मैंने आपको बताया था, पहले तो ब्लॉक थे, फोल्ड थे, तो तीसरी कैटेगरी माउंटेन्स की आती है, वो कहलाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, वॉल्केनो आप सभी जानते हैं। उसमें से एग्जाम्पल जो बनता है वो है, एक है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, और माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में है। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में बन जाता है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है और माउंट फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में है। ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं। माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन से हमें पानी का स्टोर हाउस होता है, उससे हमें पानी मिलता है। मैनी रिवर्स जो कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में होती हैं, माउंटेन से ही निकलती हैं। आगे देखिए प्लेट्यूस। देखिए कोई भी आपसे एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम में तो खैर नहीं पूछते, बट आपसे कोई भी पूछ ले कि एक जनरल लाइफ में कि बताइए कि माउंटेन्स और प्लेट्यूज में क्या फ़र्क होता है। जो माउंटेन्स होते हैं उनका जो एलिवेशन होता है, जो से चढ़ाई होती है वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई मानी जाती है। बट जो प्लेट्यूज होते हैं वो आपको इस तरह से टेबल की शेप में दिखाई देते हैं। इनका जो पीक होता है, जो एलिवेशन होता है, माउंटेन्स की जैसे खड़ा हुआ नहीं होता। तो अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये ऊपर से फ्लैट होता है। देखिए आप, माउंटेन्स ये ऊपर से फ्लैट नहीं है, ये काफ़ी स्टीप है, काफ़ी खड़ा है। बट जो प्लेट्यू है उसका जो ऊपरला हिस्सा होता है, जो अपर पार्ट होता है, वो काफ़ी फ्लैट रहता है। यही फ़र्क है माउंटेन और प्लेट्यू में। अब प्लेट्यू में है वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप्स। इसके दो या दो से अधिक साइड हो सकते हैं विद स्टीप स्लोप। स्टीप द हाइट ऑफ ए प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम 100 मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। जो हाइट होती है वो प्लेट्यू की अलग अलग हो सकती है, किसी की 100 मीटर, किसी की 1000 मीटर। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज माउंटेन की तरह यंग भी होते हैं और ओल्ड भी होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे पुराना प्लेट्यू माना, हमारे उसमें माना गया है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो कहाँ पर है, केनिया में, तंजानिया में, एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल्स। प्लेट्यू के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया में, तंजानिया में, और युगांडा जो कि वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया में। ये एग्जांपल्स हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू यहाँ के हमारे वर्ल्ड में माना जाता है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 4000 से लगभग 6000 मीटर्स अपने समुद्र तल से ऊंचा रहता है तिब्बत प्लेट्यू। अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि गोल्डन माइनिंग के लिए कौन सा, डायमंड माइनिंग के लिए कौन सा प्लेट्यू फेमस है, वो है अफ्रीकन प्लेट्यू। और इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स पाए जाते हैं कोल के, आयरन के, मैंगनीज़ के, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया में हुंड्रू फॉल्स कहाँ पर हैं, इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हुंड्रू फॉल्स है किस प्लेट्यू में है, वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और रिवर कौन सी है, सुबर्णरेखा। और जोग फॉल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कर्नाटका में। फॉल्स आपको पता है, झरने, पानी के झरने, जोग फॉल्स कर्नाटका में पाए जाते हैं। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल में बहुत फेमस है, और ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये बहुत उपजाऊ, फर्टाइल मानी जाती है, और कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए बहुत सुटेबल लैंड मानी जाती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स, और टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जांपल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगते रिवर इन चाइना। यहाँ आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो यांगते रिवर है वो कौन सी कंट्री में है, वो चाइना में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है। इसके बाद आई थिंक चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है, आर कंट्री इंडिया, आई थिंक सो। और उसके बाद हम अपना हिस्ट्री, जो कि ज्योग्राफी, जो कि क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर, इसी तरह से हम डिस्कस करते जाएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आप एनसीईआरटी को एक बोरिंग तरीके से ना पढ़कर पूरा फोकस होकर आपको नोट्स फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, चैप्टर वाइज चैप्टर जो मैं लेक्चर्स अवेलेबल करा रहा हूँ, उन लेक्चर्स को आप इजीली एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी एनसीईआरटी में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो वर्ड हो, मैंने यहाँ से उठा लिया है। आप इसको वीडियो बार बार देखिए, शेयर कीजिए,
नोट्स बनाइए, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको ईजिली क्रैक कर सकें। राइट, तो साइनिंग ऑफ, रमन शर्मा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, जो कि लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम अपना हिस्ट्री का पार्ट शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, रमन शर्मा।